नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़। मैं आपका ओम प्रकाश मिश्रा। जी हाँ, तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव का जो है धुआंधार प्रचार जारी है। हम अभी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि तीसरे चरण का जो है मतदान 7 तारीख को पड़ने वाला है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने धुआंधार प्रचार में लगातार जारी हैं। जनता के तरफ अपने अपने तरीके से अपने मुद्दों को पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम झंझारपुर के जयनगर में हैं और जयनगर में हमारे साथ इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद हैं यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर गौरीशंकर साहू जी। गौरीशंकर साहू जी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड शुरू से समाज सेवी भी रहे हैं। किस्मत आजमाने के बाद जनता के बीच वो जा रहे हैं, अपनी बातों को भी रख रहे हैं और मौका मिला है उनके साथ 2 शब्द बात करने का। तो आइए जानते हैं कि गौरीशंकर साहू जी का क्या है भविष्य का प्लान, राजनीति के दौर में वो क्यों उतरे हैं और झंझारपुर और बिहार की जनता को वो क्या नया रोड मैप देने वाले हैं। गौरीशंकर साहू जी, आपका आवाज़ 24 न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। अचानक राजनीति में आने का आपका ये प्लान कब से चल रहा था? देखिए, मेरा प्लान करीब 2018 से मैं प्लान किया था जी। और चूँकि मैं अब ऑलरेडी सेटल हूँ, मेरे बाल बच्चे सारे सेटल है, तो चूँकि झंझारपुर का मैं निवासी हूँ, कालापट्टी बड़ी का इस क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरे दिमाग में मैं जब भी बिहार आता हूँ तो हमें कुछ न बहुत तकलीफ़ होती है। इवन दिल्ली में बैठे बैठे मुझे बहुत अफसोस और बहुत दर्द वाली मुझे दर्द होता है यहाँ के लोगों के बारे में जान करके देख करके। एम्स में मैं देखता हूँ कि लोग, और हम कई सालों से देखे, जब हमारे को एडमिट हुए रात को गए देखा खुले आसमान में लोग वहाँ पे पड़े रहते हैं। मैं पड़े रहने का मतलब है कि रात में उनके पास कोई गेस्ट हाउस नहीं है, तो कोई धर्मशाला नहीं है, तो खुले आसमान में ही लोग वहाँ सोते हैं। सुबह पेशेंट दिखाने के लिए मैक्सिमम बिहार के होते हैं। हम लोग रात में वहाँ कंबल भी बांटते हैं। तो मुझे दिल में आया, मुझे ये आया, और ऐसे भी हमने, चूँकि मैं दुनियादारी काफ़ी, मैं यूरोप भी जाता हूँ और काम से मेडिकल चाइना भी जाता हूँ, दुबई भी जाता हूँ, और बिहार की मैं जो देखता हूँ समस्या, मैं आया तो मैं देखा कि वहाँ ज़्यादा बहुत बड़ा समस्या नहीं है। यहाँ सभी लोग इतने भूखे नहीं हैं, यहाँ पर लोग को भूखे सोता भी नहीं है। यहाँ पर लोगों का सबके पास खाने पीने के लिए है, लोग अपने आप तरक्की किया है। यहाँ कमी है तो सरकार की व्यवस्था, सरकार का जो योजनाएं हैं इसकी भी कमी है। वो ठीक से मतलब जो सरकार का योजनाएं हैं उनको ठीक से लागू नहीं किया जाता। यहाँ पे एक भी पैसे का, मतलब एक फूटी कौड़ी का भी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। जिसको करना, जो प्रतिनिधि है, एमएलए एमपी करना चाहिए, वो नहीं करता है। तो मुझे कुछ सबसे बड़ा समस्या मुझे यहाँ दिखाई दिया अस्पताल का, जो दिल्ली में लोग जाते हैं, बिहार के पेशेंट सब दिल्ली में दिखाने के लिए। तो मैंने ऐसे भी सब जानता है, देश की तरक्की तभी होगी जब गांव की तरक्की होगी, गांव की तरक्की होगी तो राज्य की तरक्की होगी, राज्य की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। और जब मोदी जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत, उससे पहले आत्मनिर्भर राज्य करना पड़ेगा और उसके पहले आत्मनिर्भर आपका जो है गांव करना पड़ेगा। इसी ख्याल को लेकर के मैं राजनीति में आना पसंद किए। देखिए, राजनीति में नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। बिहार का राजनीति तो मतलब इसको जितना भी कहा जाए इसके बारे में उतना कम है। इतना घटिया राजनीति बिहार का, यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोग अपनी माँ के पेट से ही राजनीति सीख के आता है। ऐसा लगता है मुझे कि अभिमन्यु की तरह ये माँ के पेट से राजनीति सीख आता है। बच्चा बच्चा जानता है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, हम यहाँ के लिए जीरो हैं। राजनीति के मामला में यहाँ के लिए जीरो, तो हमको राजनीतिक नहीं करना है। हमें यहाँ की जनता के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है, यहाँ विकास करना है। मैं इसी ख्याल से आया हूँ और इस करने के लिए, और राजनीतिक में नहीं, इस सिस्टम में हमें आना पड़ेगा। जब तक मैं सरकार के अंदर नहीं आता हूँ, चाहे कोई जरूरी नहीं है कि एमएलए एमपी बन के आ जाएं, हमें कोई इंचार्ज बना दे। अगर मुझे एक यहाँ का मान लीजिए एक दे देता है कि भाई ये आप यहाँ के इंचार्ज हैं और आप इस चीज़ को डेवलप कीजिए, तो भी हम कर सकते हैं।
हमें नहीं है, लेकिन हमारा इतना पहुंच नहीं है राजनीतिक में। और वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, मिनिस्टर करेंगे, पार्टी के लोग करेंगे, और हमारी इतनी पकड़ नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं। बिहार में जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर अमूमन सरकार नहीं विपक्ष बदलता है। जदयू का शासन इतना टाइम से रहा, बीच में जो है फिर महागठबंधन के साथ भी मुख्यमंत्री गए, तो जिस तरह से ये उनको अब लोग पलटू राम तक कहने लगे हैं मुख्यमंत्री को। आपको अगर देखा जाए तो आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, आपने किसी दल से टिकट नहीं लिया या नहीं मिला, कई संभावनाएं हो सकती हैं, तो क्या आपने प्रयास किया किसी दल के साथ जुड़े हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी तो जुड़ाव किसी दल से होगा अंदरूनी रूप से। देखिए, मैं ऐसे, ये दल नहीं दलदल है, और मैं जुड़ा ज़रूर हूँ। मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ दिल्ली में, और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली से जुड़ा हूँ। पहले मैं जेडीयू से जुड़ा था, हमें ज़बरदस्ती उन्होंने जोड़ दिया कि जो कि मैं उनके पास गया अपने समाज को, लोगों को काउंसलर के लड़ाने के लिए। तो हमें आरसीपी सिंह साहब ने बोला कि देखा उनका हम क्या कन्विंस करेंगे, वो मुझे कन्विंस कर दिया। हमें टिकट दिलाना था, बोला कि नहीं आप पहले जुड़िए, आप सदस्यता लीजिए। संजोग से वो सदस्यता 3 साल में समाप्त हो गया। 17 में हम गए थे उनके पास, 18 में रिएक्शन था उसका, 17 में ही इलेक्शन था इसकी काउंसलर का दिल्ली में, निगर क्या बोलते हैं, नगर निगम पार्षद का। तो उसमें हम गए थे, तभी हम वहाँ पर लिए थे। तो जेडीयू ठीक है, और नीतीश कुमार को देखते हुए हमने लिया। जेडीयू बाद में पलटू राम बना है, उस समय पलटू राम नहीं थे। तो क्या है कि मैं जुड़ा हुआ था, टिकट लेने की जहाँ तक बात है, मैं गया था उनके पास, क्योंकि वो पहले तो मैं नहीं गया कहीं पर, जुगाड़ नहीं किया, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पर बीजेपी में जिला अध्यक्ष है। तो उन्होंने कहा भैया देखिए किसी एक को टिकट मिलेगा। और मैं भी देखा कि ये लड़का 6-7 साल से काम धंधा छोड़ करके वो बिल्कुल पार्टी में लगा हुआ है, सारा बिजनेस छोड़ करके दिन रात लगा हुआ है, वहाँ मीटिंग कर रहा है, डेली मीटिंग कर रहा है। अब बीजेपी में बहुत मीटिंग होती है। तो मैं बोला यार गलत कर रहे हो तुम, इतना नहीं डेडिकेट होना चाहिए। वो तो इतना डेडिकेटेड था, लगता है कि मोदी के बाद यही है, यही मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो लेकिन नहीं होना चाहिए, उसको टिकट नहीं मिला, चला गया गठबंधन में, और गठबंधन में नीतीश कुमार का आ गया। तो मैं कहा नीतीश कुमार के हमारे क्षेत्र में जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो एमपी है वो कैपेबल नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है, हमने 19 में भी कोशिश किया था, तो वहाँ पर हमारी ढीलापन होने के कारण उसमें मैं पीके से मिला, प्रशांत किशोर से। तो उसमें मुझे बाद में अप्रोच किया तो कन्फ्यूजन हो गया, मैं उसमें दुबई में था। जो जिसके पास मैसेज गया था वो मेरे को ठीक से मैसेज कन्वे नहीं कर पाया, तो मैं मिल नहीं पाया, हफला तफली में इसको दे दिया। और ये देखा गया कि वहाँ पर मतलब कि रामप्रीत मंडल को टिकट देने का मतलब है कि उनके पास जेडीयू में कोई अच्छा, मतलब ये माना जा सकता है कि जो निर्णय खास करके झंझारपुर के लिए जो जदयू का टिकट जिसको दिया गया है, वो एक सही फैसला आप नहीं मानते हैं प्रत्याशी के तौर पे? बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब कि क्या बताऊं, उस आदमी को तो वो तो अपने गांव के लायक भी नहीं है, मुखिया में हार गया है, उनका कोई विजन नहीं है। वो तो भाई क्या बताऊं, मुझे मालूम है वो तो केवल कमीशन की बात करता है। तो जदयू और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जो भी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, और आप बीजेपी के विचारधारा से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके प्रत्याशी के रूप में खड़े होने से आप बीजेपी और जदयू का ही वोट कट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसमें क्या बात है। हम तो आए निर्दलीय, इसलिए कि बीजेपी के अलावा मैं किसी दल में जाने का मेरा नहीं है। मुझे महागठबंधन आरजेडी महागठबंधन से भी टिकट का ऑफर आया। मैं बोला मैं टिकट खरीदूंगा नहीं, जैसे मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं खरीदूंगा तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। तो आप मान रहे हैं कि पार्टी और टिकट जो है बिक रही है, पैसे पे टिकट रही है? मानने वाली बात क्या है? मानने वाली बात दुनिया जानता है। हाँ मतलब हाथ से कोई आरसी का पढ़े लिखे को फारसी का वाले कहानी है। सामने में है, मेरे पास ऑफर आया और महासेठ ने जो लिया टिकट पैसा दे के लिया है। वो कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा। वो तो गुलाब यादव को नहीं दिया टिकट, लालू यादव ने, तो उससे बोला कि वो हम नहीं देंगे गुलाब यादव को टिकट। अब गुलाब यादव की बेटी मैंने इंटरव्यू में देखा है कि कहती है हमें टिकट मिल रहा था, हमें नहीं लिया। अरे नहीं लिया, अब कमाल की बात का हमें लोग कह रहा था अगर आप आरजेडी से भी टिकट ले लेते आपकी जीत श्योर थी, मतलब आपको घूमना नहीं पड़ता। जो आप भटक रहे हो, गांव घूम रहे हैं आप, केवल मैं 1 तारीख से गांव घूम रहा हूं और कोई नहीं है। अब लोगों का प्रचार प्रसार आजकल से हो रहा है। मैं तो पीछे 25 दिन से प्रचार प्रसार कर रहा हूं, मैं जनसंपर्क कर रहा हूं। जब मैं शुरू में आया था तो लोगों ने तो हमें खूब लाइक किया,
अब ये कुछ लोग आकर के अब थोड़ी सी चेंजेज हो रहे हैं। समीकरण, यहाँ पर समीकरण खूब चलता है। जातिगत समीकरण झंझारपुर की अगर देखा जाए तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हैं? बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं जी। हम तो 2.5 लाख बैस हैं, उसमें 2 लाख तेली हैं हम उसमें। और ब्राह्मण का वोट हमें देगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ब्राह्मण जात जो है बुद्धिजीवी है। एक ही जात है जो जात पात करता है, वो है यादव। मोस्टली यादव जात पात करता है। वो लालू का वोट है, लालू को देगा और हमें कुछ वोट वहाँ से मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुझे वोट देंगे, क्योंकि मेरा जो मैनिफेस्टो है, आज तक किसी ने ऐसा मैनिफेस्टो दिया ही नहीं है। 18 साढ़े 18 लाख की आबादी है, रजिस्टर्ड वोटर है यहाँ पे आपकी जो जनता है झंझारपुर की। अगर कास्टिज्म को फैक्टर छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि झंझारपुर को क्या ज़रूरत है? आप किस नज़रिए से झंझारपुर को देखते हैं और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको लोग क्यों चुने? देखिए, मैं झंझारपुर को नहीं, मैं पूरे बिहार को देखता हूँ। क्योंकि मैं अगर बिहार का, तो मैं सीएम बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्टी का लीडर तो हूँ नहीं। ठीक, झंझारपुर की आपने बात किया, तो झंझारपुर में कास्टिज्म छोड़ दिया जाए तो 100% जीत मेरी है और लोग हमें वोट देंगे। हम जब आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि मैं मंडल को वोट नहीं दूंगा और आरजेडी का वोट भी नहीं दूंगा। आप आ रहे हैं तो हमारे लिए एक थर्ड ऑप्शन है, जहां हम लोग को कहता मैं नोटा वोट दूंगा। अभी मेरा चिट्ठी है, मैं दिखा दूंगा। उन्होंने कहा पड़सा में एक आदमी है, उन्होंने कहा कि हमको चिट्ठी भेजा है कि मैं इस बार, उन्होंने इसको मतलब कि डीएम को चिट्ठी लिखा है कि मैं बहिष्कार करता हूँ इस वोटिंग को, क्योंकि हमारा काम नहीं होता। जो कहते हैं नेता क्यों काम करेगा, पब्लिक भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है इसका लिए यहाँ पर। और जो आप जो कह रहे हैं, अपने क्या दूसरा सवाल क्या किया आपने? ये जो कास्टिज्म फैक्टर हाँ, वो तो हम 100% उसको आप नकारते हैं। और मैं जनता से कहूँगा, जात पात नहीं करना है। बिना जात को देख करके आप एक पढ़े लिखे ईमानदार प्रतिनिधि आप चुनिए। और मैं हमसे बड़ा ईमानदार आदमी इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग, इसके लोग सब कहते हैं। तो आपका जो है एक उद्देश्य जनसेवा के लिए आपने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसमें ईमानदार, मेहनती, शिक्षित, समाजसेवी और निर्दलीय प्रत्याशी। आपने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें जो है नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना, जबकि बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है और निश्चित तौर पे जो है झंझारपुर की भी ये बड़ी समस्या होगी। अस्पताल के बारे में आपने बताया है और जो है कई तरह के कार्डिया सेंटर नवजात शिशु के लिए है, तकनीकी शिक्षा है। जो इतने मैनिफेस्टो आप जो आप ये आपका मैनिफेस्टो है, तो नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, महागठबंधन ने भी किया है, इसमें गौरी शंकर साहू जी अलग से क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता। ये मैनिफेस्टो न तो बीजेपी का है, न जेडीयू का है, न आरजेडी का है, न किसी का है। ये मैनिफेस्टो पूरे इंडिया में, मैं यहाँ की बात नहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ, झंझारपुर की नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। ये, और मैंने ये ऐसा बनाया है, अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं जीतता हूँ, तो मैं झंझारपुर को एक मॉडल ऐसा बनाऊंगा, जो आपके इंडिया की गवर्नमेंट जो भी बनेंगे, अगर वो सच्चे में काम करना चाहते हैं इंडिया की तरक्की के लिए, तो ये मेरा मॉडल 540 MP को दिया जाएगा। मोदी जी जब जीते थे 2014 में, तो उन्होंने 2014 या 15 में उन्होंने कहा था, 2014 में ही कहा था, चूँकि मई में रिजल्ट आ जाती है, सरकार बन जाती है। उन्होंने सबसे पहले कहा हर एक MP को आप 5 गांव गोद लो, इसको एक आइडियल गांव बनाओ। मैं तो भाई साहब 5 गांव नहीं, हमारे क्षेत्र में करीब 1400-1500 गाँव आता है, मैं सबको गोद ले रहा हूँ। और जहाँ तक बात है कि यहाँ से लोग प्लान हो रहे हैं, मतलब माइग्रेट हो रहे हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो प्लान है, उसमें झंझारपुर के एक भी पेशेंट को झंझारपुर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 2, ये जो मेरा प्लान है, उस सब में बहुत सारे रोजगार आ जाएंगे। इस सब में देखिए, अस्पताल है, 6 अस्पताल होगा 100 बेड का। इसमें हम कोसी का नहर है बना हुआ है, इसके प्रोजेक्ट में पानी हम उनको लेके आएंगे। इतना ही नहीं, हर एक गांव में हमारा हर एक गांव में एक विवाह भवन बनवाएंगे फ्री में। और हर एक गांव में एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। और लड़कियों के लिए बस की सुविधा होगी कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए गांव-गांव से।
और नेत्रहीनों के लिए भी हम चश्मा देंगे और उनके भी एक 6 हॉस्पिटल में एक आंखों का भी अस्पताल होगा। इतना ही नहीं, बिहार के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा हूं, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूं, तो मुख्यमंत्री कहां से बनूंगा। ये तो मोदी जी हैं, तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और हम मुख्यमंत्री बनने का मुझे इतना शौक़ नहीं है। हम तो हमारे लिए आप लोग नेता हैं, आप ही कर दीजिए तो हमारे लिए, हमारी जनता के लिए। हम समाज सेवी हैं, हमें जनता की सेवा होना चाहिए, चाहे आप करो जब मैं करूँ। मैं तो आना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है कि इतने जो है वो सिस्टम अभी चल रहा है पॉलिटिक्स का। अरे ये दिमाग खराब फिट बैठना थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है यहाँ फिट बैठना। इसमें हमारे बस की मतलब जो है ना, ये तो इस तरह का माहौल में हमने कभी जिया नहीं है। और किसी खुशामद करना में तो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, सच पूछिए तो यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की विचार, लोगों ने इतना सताया है लोगों की। मैं बात से डाइवर्ट हो रहा हूँ अपनी बातों से, फिर मैं लौट के आऊँगा। जा रहा हूँ तो लोग मुझे कह रहे हैं जी सब तो ऐसे ही कहते हैं, आप क्या किससे विश्वास करूं। उदासीनता फैली हुई, उदासीनता नहीं, राजनीतिक उदासीनता। चले गाली दे के बात कर रहा है। मैं बोला भाई, दूसरे की पाप मेरे माथे क्यों मार रहे हो, दूसरे की गलती मेरे माथे पर क्यों मार रहे हो, है ना। मैं तो पहली बार इलेक्शन में आया हूँ, एक बार मौका देकर मेरे भी देखो ना। आप दो बार मौका क्यों दे रहे हो दूसरे को। दूसरी जो पार्टी है फिर से खड़ा हो गया। अब इनको नीतीश बाबू को दिखाई नहीं दिया जब मंडल का इतना बहिष्कार हो रहा है। अगर मंडल की जगह किसी और को दे देता तो ये जीती हुई सीट थी। ये मंडल तो हार रहा है, 100% हार रहा है। कोई आदमी नहीं कहता है कि अच्छा मैं बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे मैं वोट दूंगा मंडल को। कहता नहीं, मोदी हो या कोई भी हो, बोले वो हमारा प्रतिनिधि ठीक नहीं है। 1 इंच का भी काम नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। मैं मुद्दे से भटक गया। दूसरा, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मिनिस्टर्स को कहना चाहता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे और भी मिनिस्टर हो, आप कम से कम एक बार हैदराबाद जाइए, कम से कम एक बार बेंगलोर जाइए, कम से कम एक बार आप चेन्नई जाइए, पुणे जाइए। अगर आईटी सेंटर बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, पुणे में लग सकता है तो बिहार में क्यों नहीं लग सकता। अगर बिहार में आप आईटी सेंटर ले आते हैं तो क्या होगा, आपकी सारे इंजीनियर, जो बिहार का इंजीनियर बाहर जाते हैं। और इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यहाँ कमी है। आप देखिएगा तो पहली बात मैं एक बात फिनिश कर लूँ कि सभी लोग जब यहाँ पर उनको जॉब मिल जाएगा बिहार में, तो क्यों बेंगलोर जाएगा, क्यों पुणे जाएगा, क्यों चेन्नई जाएगा। तो यहाँ पर आईटी सेंटर खोलने से, और मुझे अगर दिया जाए तो मैं आईटी सेंटर खोलूँगा इन अस्पतालों के साथ पूरे बिहार में। आप चले जाओ, हैदराबाद बेंगलोर का नाम लिया, क्यों नाम लिया, वहाँ चले जाओ, कितने अस्पताल है। हर एक अस्पताल में सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। शंकर नेत्रालय में जाते हैं लोग, कहाँ, चेन्नई। यहाँ जो जाते हैं लोग नेपाल, सबसे बैकवर्ड कंट्री है वो नेपाल है। अगर इसकी वहाँ पर कुछ है नहीं, गरीबी है वहाँ पर भी, पैसे तो है नहीं। उनकी बात करें तो ये बांग्लादेश से कंपेयर करने लायक है, भूटान से कंपेयर करने लायक है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरे बिहार में एक भी एमआरआई नहीं होगा मेरे ख्याल से। मुझे इतना 100% ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एमआरआई नहीं, मशीन नहीं है। आप चले जाइए, सिटी स्कैन है, 1-2 जगह सिटी स्कैन बिहार में है। मेरी माँ को अटैक आया था दरभंगा में, सिटी स्कैन नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले किसी न किसी तरह से सिटी स्कैन लगवाऊँगा वहाँ पे दरभंगा में। तब पता चला कि दरभंगा के तुरंत बाद दरभंगा में एक मारवाड़ी ने सिटी स्कैन लगाया। डीएमसीएच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। तो मैं जितना मैं बता रहा हूँ 100 बेड का अस्पताल, मतलब 100 बेड का अस्पताल, तो उसमें मैं सिटी स्कैन, एमआरआई, इवन की मोमोग्राफी, ओपीजी सब लगवाऊंगा। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन तो बेसिक चीज़ है, मैं ये भी लगवाऊंगा ताकि यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़े। और मैं इसलिए कहा हूँ कि उनको हैदराबाद जाओ, चेन्नई जाओ, बेंगलोर जाओ, देखो वहाँ एक शहर में कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं अपने कैपिटल में। और क्या बता, दूसरी बात, अब सोचो कर्नाटका हो या आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, बिहार से अच्छी हालत नहीं है पॉवर्टी के मामला में। यहाँ से ज़्यादा पॉवर्टी, वहाँ पर गरीबी जो है ना ज़्यादा है उन स्टेट में। बात समझ रहे हैं, वहाँ पर लोग गुजारा करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मैं तो जाता रहता हूँ ना, मैं तो हर एक के, और वहाँ पर संभावना होने के बावजूद भी राजनीतिक उदासीनता ही है जो बिहार आज भी इतना पिछड़ा है हर क्षेत्र में।
जिस तरह से मोदी जी ने इंडिया को सुधारा है, योगी जी ने यूपी को सुधारा है, ऐसे ही कोई डायनामिक आदमी बिहार को सुधार सकता है, वरना नहीं। अरे हमें आप दो तो मैं बिहार को दिल्ली बना दूंगा। बिहार को दिल्ली बना देंगे। मोदी जी जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या ये माना जाए कि झंझारपुर की जनता आपको यहाँ का सांसद चुनती है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, मैं तो बीजेपी से हूँ। मुझे अगर मौका दिया तो देखिए, मैं मूर्ख तो हूँ नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सत्ता के विरुद्ध नहीं जाएगा। जो बुद्धिमान है वो सत्ता के, मैं तो सबको बोलूँगा, हर एक पार्टी को बोलूँगा, हर एक एमपी को बोलूँगा कि आप सब मिलकर काम करें, देश की भलाई करें। मैं तो कहूँगा कि ऐसे भी अगर पार्टियों में जो है ना एरोगेंसी नहीं आए, घमंड नहीं आए, पार्टियों को सबको मिल के चलाएं। हाँ, तो फिर अपोजिशन की क्या ज़रूरत है? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, पाकिस्तान भेजा था अपना एक टीम, उसमें हर एक दल से लिया था, हर एक पार्टी से लोगों को लिया था। एक डेलीगेट्स पाकिस्तान गए थे, मैं लालू जी भी गए थे। पता चला सत्तू और लोटा भी लेके गए थे। उनके गिलास में पानी भी नहीं पीना, अपने लोटा में पानी पीऊँगा, अपना सत्तू का खाना भी नहीं खाऊँगा, क्योंकि उनका अपना वो था कि भाई हम मुसलमान के यहाँ नहीं खाएँगे पिएँगे। और यहाँ पर लालू जी MOI करते हैं, मुस्लिम यादव का गुट बनाते हैं। अब पाकिस्तान गए तो अपना सत्तू लोटा लेके क्यों गए थे? तो कहने की बात ये है। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विचारधारा वाली, और मैं तो कहता हूँ कि हर एक पार्टी को एक साथ रहना चाहिए, जीत के जाए। और निर्दलीय मैं तो ज्वाइन करूँगा क्योंकि मोदी जी, मैं सच बताऊँ, मैं 2004 से बाहर जा रहा हूँ विदेश। पहली बार दुबई गया तो इसकी सफाई देख करके, और फिर मैं चाइना गया, शेंजन, उनका नया शहर था, देखा तो मेरा मतलब कि इतनी आनंद आई, इतनी खुशी हुआ। मेरे को एक मतलब कि एक मन में विचार आया, क्या हमारे देश में कोई सा मंत्री नहीं आएगा, मिनिस्टर नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा जो हमारे देश को भी इतना सुंदर बनाए, इस लेवल पर सुंदर बनाए, साफ़ सुथरा रखे। साफ़ सुथरा की बात है, मोदी जी का पहला जो आया वो अभियान, प्रोजेक्ट जो आया, वो आया कि सफाई के लिए आया, स्वच्छता अभियान आया। और मैं बता दूं कि कुछ साल पहले मैंने बिहार गवर्नमेंट को एक मेडिकल पॉलिसी की बात करके प्रोजेक्ट बना के मैं दे रहा था, लेकिन मैंने दिया नहीं, खैर सुनता भी नहीं। तो मैंने ये दे रहा था, मैंने ये कहना था कि आप गरीबों को 2 लाख, मोदी जी 5 लाख का दे रहे हैं आयुष्मान भारत कार्ड। मैं बोले गरीब आदमी, अभी भी बिहार में गरीब लोग जो है बिना इलाज का मर जाता है जी, मर जाता है। सबका कार्ड तो है नहीं, लोगों के पास 100 रुपये नहीं होते कि जाएगा इलाज कराने के लिए। बेटा तो चला गया बाहर, गरीब मजदूर, बुढ़ा बुढ़ी बड़ा हुआ, बीमार हो गया मर गया, बीमार हो गया मर गया, इसका कोई नहीं, इलाज के बिना मर जाता है, उम्र रहते हुए इलाज के बिना मर जाता है। बिहार में अभी भी हो रहा है, खासकर मैं झंझारपुर में रहने वाला हूँ, गाँव में आता हूँ, देखता हूँ, ये कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने प्रोजेक्ट जो दिया था आयुष्मान भारत का, अभी दिया है, मैंने दिया था इंश्योरेंस का पॉलिसी दिया था। मैंने ये कहा था कि टीचर के लिए, बाबू क्लर्क के लिए भी, जिसका 50,000 तनख्वाह है महीना, उनके 4 बच्चे, 2-3 बच्चे हैं, सब पढ़ाना चाहते हैं। बिहार में एक बहुत खासियत बात है बिहार के लोगों का, हम लोग भी तो वहीं से आए ना, मेरे पिताजी भी अपने बच्चों को पढ़ाया, हम सभी पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, समझ गए, हम 3-4 भाई इंजीनियर ही हैं और कोई टीचर हैं, सबको पढ़ाना चाह रहे थे, एक भाई को छोड़ करके तो नहीं पढ़ पाया वो। तो क्या है, बिहार में एक चीज़ बहुत खासियत बात है, पढ़ाएगा बच्चे को। अब बच्चा सब ये है, बुढ़ा हो जाता है, IAS सब बनना चाहता है, कम से कम इंजीनियर बनना जरूर चाहता है। तो उसमें क्या है कि मैंने कहा 50,000 तो इसकी तनख्वाह है, अगर वो बीमार हो गया, उनका हार्ट अटैक आ गया, तो फिर क्या होगा? अपना अगर पूरा का पूरा पैसा अपना दे देगा, घर बेचना पड़ सकता है। तो इसके लिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो मैंने कहा इसको एट सोर्स होने लगा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एट सोर्स काटो, पैसा दो इसको ज़बरदस्ती, एट सोर्स 200 रुपया महीना काट लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 200 रुपया 500 रुपया महीना दोगे, काट लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको इंश्योरेंस तो दो, उसको इंश्योरेंस तो दो। प्राइम मिनिस्टर का जो कुछ ऐसे पॉलिसी आए, उन्होंने लेके आए, ऐसे योजनाएं लेके आए, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा लगा कि वो मेरा सपना पूरा कर रहे हैं। जो मेरे मन में बात थी वो मोदी जी के मन में बात थी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट, तो जो मैं ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरा और मोदी जी का टेलीपैथी हो रहा है कि मैं जो सोचता हूँ उनको चला जाता है और वो करते हैं ऐसा, क्योंकि हम दोनों आदमी का जो है मतलब विचारधारा पब्लिक सेवा है, देश सेवा है। वो देश प्रेमी है, देश सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं।
इनको इतना विरोध है के बावजूद भी वो कभी घबराते नहीं, करते रहते हैं। बहुत विरोध होता है जो कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और कोई मोदी जी के बारे में कोई गलत बताता है या गलत बोलता है तो एक आदमी इतना ईमानदार और इतना अच्छा काम कर रहा है पब्लिक सेवा के लिए, फिर भी लोग इसके विरोध करते हैं। तो सोचो कैसा पब्लिक है, ये बात ठीक है क्या? पब्लिक कैसा है बताइए, आप चाहते क्या है पब्लिक? और आपके कुछ गंदे पब्लिक के चक्कर में, बाकी तो ऐसा नहीं है ना। मोदी जी को अगर मान लो 80% लोग लाइक करते हैं, 20% लोग इसको हेट करते हैं जाति पात को लेकर के, जात पात को लेकर के और ये अपना पॉलिटिक्स को लेकर के, तो मैं कितना मतलब आप 20% के चक्कर में बाकी का 80% और 60% जो भी हो, परसेंटेज जो भी हो, सब इसके मतलब कहावत मतलब ये सफ़र करेंगे ना। तो ये कहावत नहीं है कि गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, तो मतलब कि ऐसे ही हो रहा है। तो ये इंडिया में पॉलिटिक्स में चूँकि इसका रीज़न है कि हमारे यहाँ लोग, मैं देखता हूँ कि लिटरेसी रेट कम है यहाँ का। गांव में जाओ तो मैं मैनिफेस्टो दिया तो मैं ये कहता हूँ मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाओ कि हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि हम सब जगह तो पहुँच नहीं पाएंगे, हर एक जनता के पास हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो मैनिफेस्टो बांटने से थोड़ी होगा। मेरा ये कहना है कि आप जाकर के सुनाओ, अगर ये जीतते हैं तो आपके लिए ये करेंगे। कन्विंसिंग होना होगा। सर, झंझारपुर की जनता अब मतदान में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। आप जो क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का जनता का रुझान मिल रहा है और अंत में झंझारपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं झंझारपुर की मैं जब गांव जाता हूं, लोगों से इंटरेक्ट करता हूं। मैं रोड शो नहीं करता, मैं दो गाड़ी में जाता हूं। मान ली एक गाड़ी, कभी 2 गाड़ी लेके जाता हूं। 10 लोग हम होते हैं तो हम बातें करते हैं लोगों से। तो रुझान ये मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं तो सब यही बातें कहता है जो मैंने पहले बोल चुका हूँ कि मंडल को मैं नहीं दूँगा और आरजेडी को मैं वोट नहीं दूंगा। एवं यादव लोग भी कहता है कि नहीं दूंगा वोट। हाँ, और कुछ मुसलमान भी कहता है ऐसा। कुछ तो कट्टर होते हैं, कुछ जो है पार्टी कट्टर है। और पार्टी कट्टर कोई नहीं, पब्लिक नहीं है। ये जो उनके छोटे मोटे नेता जो है ना, इसका टुटपुटिया नेता जो पैसों के लिए काम करता है, पैसे की दलाली करता है। लोग कुछ पैसे दे दीजिए, आपके लिए काम करेगा, ऐसा लोगों को कन्विंस करेगा। इसको फिर बदलाव इस बार चाह रहे हैं, पब्लिक चाह रहा है जी, पब्लिक चाह रहा है। तो ये नहीं होने दे रहा है। ये छोटे मोटे टुटपुजियन नेता नहीं कह सकते। ये लोग क्या है ना कि इनको होगा, ये व्यवसायी है। इलेक्शन के टाइम में पैदा हो जाता है, लोग अपना गुटखा फटका खाते रहते हैं और खाना खाया, गुटखा खाया, घुमा फिरा, कोई काम धंधा उसके पास नहीं, बेरोजगारी है। तो यही बेरोजगारी। 2 शब्दों में आप अपने अपील में क्या कहना चाहेंगे झंझारपुर की जनता को? मैं झंझारपुर के देवता भगवान को ये कहूँगा कि आप को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो आप कृपया मुझे वोट करें। और मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, क्रमांक संख्या 8 है, उस पर वोट करें। और अगर मुझे कहते हैं तो मेरा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। मैं अस्पताल बनाऊंगा, नहरों में पानी लाऊंगा, कुआं, जितने भी झंझारपुर में तालाब है, वो तालाब को मैं बहुत प्रॉपर स्विमिंग पूल की तरह बनाऊंगा। मैं बहुत बड़ा तालाब भी मैंने देखा है, कहीं पर हम बच्चों को खेलने के लिए जो छोटा बोट भी डाल सकते हैं उसमें। और मैं इतना ही नहीं, मैं एक पार्क बनाऊंगा, हर एक गांव में पार्क और जिम लगवाऊंगा। जो दिल्ली, मैंने कहा मैं बिहार को, झंझारपुर को मैं दिल्ली बनाऊंगा। ये सब जो दिल्ली में मैं रोज़ जाता हूँ, जिम पार्क में जिम लगा होता है, वहाँ पे वॉक करता हूँ मैं। एग्जैक्टली मैं सेम चीज़ यहाँ ला कर देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ दिल्ली वाला सुख सुविधा हमारे बिहार के पब्लिक को भी मिले यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षित हैं और मोदी जी के विज़न को भी पसंद करते हैं। झंझारपुर को दिल्ली की तरह विकसित बनाना चाहते हैं इंजीनियर गौरीशंकर साहू जी। अपील किया पब्लिक से, अब पब्लिक के ऊपर है कि इंजीनियर गौरीशंकर साहू जी की बातों पर कितना भरोसा करते हैं और 7 तारीख को ईवीएम में कितना बटन दबता है। हालांकि देश दुनिया घूमे, साहू जी ने देखा है बाहर की स्थितियां और बिहार की स्थितियां भी। जहां तक इनका कहना है कि बिहार में विकास की काफ़ी संभावना है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण विकास की वो गति, वो मंजिल आज भी बिहार प्राप्त नहीं कर पाया है। और जैसा कि इनका वचन है कि अगर जनता इन्हें एक बार मौका देती है तो निश्चित तौर पर झंझारपुर ही नहीं, बिहार का विकास में ये बिल्कुल अग्रसर दिखेंगे।
आवाज़ 24 न्यूज़ झंझारपुर के बाकी प्रत्याशियों से भी आपको मुलाकात कराएगा और गौरीशंकर साहू जी के जो बातें थी आपने सुनी और आवाज़ 24 न्यूज़ इन्हें भी शुभकामना देता है। आने वाले 7 तारीख को ज़रूर यहाँ की जनता इन्हें चुनती है या नहीं चुनती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आप बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।